Chapter third class we are starting, that is your demand and supply one, right? So in this chapter we are covering first what is demand, second supply, third the price and demand and price and supply, that is the relation between price and demand, price and supply, right? Very basic. And other factors that affect demand and supply, right? This is the agenda of this chapter. And in at the last you can say, after studying all the stuff, equilibrium in the market, equilibrium in the market, right? Now what is equilibrium? Equilibrium is a point where the market gets clear, right? So first understand one by one the topics. First is demand, the basic one. Now before start this, आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि डिमांड की जब मैं बात करता हूं तो मेरा व्यू किसका होता है? आई एम टॉकिंग फ्रॉम कंज्यूमर्स व्यू, राइट? और प्रोड्यूसर की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब मेरा सप्लाई से कंसर्न होता है, राइट? सो फॉर द टाइम बीइंग, अगर मैं क्लास assumption is when you are talking about the demand section, consider supply section as it is constant. आप उसके अंदर चेंजेस की बात नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर मैं सप्लाई की बात करूंगा तो मैं डिमांड की बात नहीं कर सकता, राइट? उसको मैं कंसीडर लेके चलूंगा कि वो गिवन है डिमांड. बट इक्विलिब्रियम के अंदर हम क्या करेंगे? हम डिमांड की भी बात करेंगे, यानी कि इसके अंदर भी चेंज कंसीडर करेंगे, और सप्लाई की भी बात करेंगे, इसके अंदर भी चेंज कंसीडर करेंगे. पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट. क्लियर? नाउ डिमांड की अगर बात करते हैं, कंज्यूमर का व्यू है, तो फर्स्ट बेसिक द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी demanded. Now first thing, what do you mean by the term called quantity demanded? Quantity demanded और demand में difference होता है क्लास. Demand and quantity demanded में difference है. Now what is quantity demanded? It is, please write down, it is the amount of goods and services, it is the amount of goods and services that a consumer is willing and able to purchase at a constant prices or at a current market prices or prevailing prices, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट? यानी कि द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कस्टमर आज परचेज कर रहा है, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमिक्स टर्म्स पे चलता है क्लास, तो आपको वो टर्म्स ही यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है? चलिए, अब अगर मैं इसकी रिलेशन की बात करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें. फर्स्ट इज माय प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इनमें रिलेशन क्या होगा? तो वेरी ऑब्वियस, इफ आई से लेट सपोज मैं मोबाइल मार्केट की बात करता हूं, किसी भी एक मोबाइल फोन के अगर प्राइसेस राइज करेंगे तो आपके लिए वो पर्टिकुलर प्राइस, इस हाई प्राइसेस पे वो पर्टिकुलर क्वांटिटी मोबाइल की ज्यादा परचेस करेंगे या कम परचेस करेंगे? वेरी ऑब्वियस, आप बोलेंगे सर इफ प्राइस गोज अप देन दिस प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव नाउ, देन क्वांटिटी डिमांडेड कम, मैं नहीं परचेस करने वाला. रीजन बीइंग एक्सपेंसिव हो गया. रीजन क्या है? एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव से डिफरेंस क्या हुआ कि इससे आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई. एम आई क्लियर? आप बोलेंगे परचेजिंग पावर क्या होता है? परचेजिंग पावर की ये कि अगर लेट सपोज इस इनकम के बढ़ने पे आपकी इस प्राइजेस के बढ़ने पे आपकी इनकम भी नहीं बढ़ी, यानी कि इनकम आपकी पुरानी ही है और प्राइसेस आपके इंक्रीज हो गए, तो आपकी परचेजिंग पावर रियल टर्म्स में कम होगी, राइट?
तो वो उसी को मैं क्या बोलता हूं, परचेजिंग पावर। हालांकि आगे के टॉपिक हैं, बट आपको धीरे धीरे ये टर्म्स पता होनी चाहिए। तो वेन इस केस के अंदर मैंने क्या बोला है, वेन एवर आई टॉकिंग अबाउट दिस डिमांड पोर्शन, मैं सप्लाई को कांस्टेंट रखूंगा, राइट। सप्लाई ही नहीं, मैं बाकी अदर फैक्टर्स जितने भी होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं डिमांड को, मैं सबको कांस्टेंट रखूंगा, राइट। तो इसलिए उनमें से इनकम भी एक फैक्टर होता है, क्लास आगे देखेंगे हम। उसको मैंने क्या रखा, अभी फिलहाल कांस्टेंट रखा। प्राइसेस बढ़ेंगे तो मेरी रियल इनकम यानी कि मेरी परचेजिंग पावर अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर मेरी इनकम नहीं बढ़ती तो, राइट। सिमिलरली सेकंड केस, अगर प्राइसेस फॉल करते हैं देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। रीजन अब क्या है कि दिस इज नाउ चीपर, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है, राइट। बट इकोनॉमिक्स में हम इसको बोलते कैसे हैं, ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन जो अभी हमने बात करी, दिस रिलेशन इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड, right? Now what is law of demand says? It says other things being equal, when price of goods and services increases, then quantity demanded for that particular goods and services will fall, and vice versa also, right? Other things being equal का मतलब क्या है क्लास, it means everything remains constant, यानी कि मैं सिर्फ प्राइस के अंदर चेंज करने वाला हूं, और उसकी कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर के एनी अदर फैक्टर जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट कर सकता था, मैंने अभी तक उसका चेंज की बात नहीं करी है। क्लियर? सो द पॉइंट इज, इट इज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि एवरीथिंग्स रिमेन कांस्टेंट, और इसको इकोनॉमिक्स टर्म्स में सर्टेस पेरिबस भी बोलते हैं, राइट। चलिए, नाउ दिस इज सेड टू बी द लॉ ऑफ डिमांड। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लॉ ऑफ डिमांड किस बेसिस पे वर्क करता है, ये लॉ ऑफ डिमांड बना कैसे। सो द टू थिंग्स बिहाइंड दिस आर, फर्स्ट इज इनकम इफेक्ट, सेकेंड इज substitute effect, now what is income effect says, वो कहता है जो ये नेगेटिव रिलेशन देखने को मिला ना हमें, द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नेगेटिव, इसके दो रीजन है। पहला इनकम, जब प्राइसेस बढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया ऊपर भी, प्राइसेस बढ़ेंगे एट कांस्टेंट इनकम, देन होगा क्या, आपकी रियल इनकम, आप अब रियल में कंफ्यूज ना हो फॉर द टाइम बिंग, आगे आएगा समझ में आएगा कि रियल का मतलब क्या होता है। रियल और नॉमिनल दो अलग चीजें हैं, आगे आएगा। या फिर इसको परचेजिंग पावर भी बोल सकते हैं, परचेजिंग पावर कम होता है, परचेजिंग पावर फॉल। इस रीजन से कस्टमर क्या करेगा, कम क्वांटिटी की डिमांड करेगा। सो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, ये इसका एक रीजन है, राइट। इसका सिमिलरली उल्टा केस भी बना सकते हो क्लास आप। अगर आपका सेकंड केस इज, अगर प्राइसेस आपके फॉल करते हैं देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स, रीजन परचेसिंग पावर, अब आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, राइट। सेकंड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे वर्क करता है, वो कहता है प्राइसेस बढ़े और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हुई, रीजन कि इस हायर प्राइसेस पे गुड ए क्या हो गया आपका, एक्सपेंसिव, देयर आर एन नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल, आपको यही अज्यूम करना है, अभी तक आपको यह अज्यूम बिल्कुल नहीं करना कि इसके सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, तभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेज कि गुड ए का जो कोई भी सब्स्टिट्यूट है, लेट्स से गुड बी, गुड सी, डी, ये इनके प्राइसेस चेंज नहीं हुए। आप बोलेंगे क्यों नहीं गए, क्योंकि डेफिनेशन है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, दैट इज सर्टेस पेरिबस, मींस प्राइसेस चेंज हुए, उनके प्राइसेस चेंज नहीं हुए, दैट इज दिस बिकम चीपर। कस्टमर कहां पे मूव करेगा, जब वो सब्स्टिट्यूट है उसके पास अवेलेबल है, एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, लाइक फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोका कोला।
अगर उनके प्राइसेस के अंदर वेरिएशन होगा तो आप कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे प्राइसेस का लोअर लेवल होगा। रीजन बीइंग टेस्ट सेम है, राइट, एवरीथिंग रिमेन सेम, उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको कंज्यूम करने के बाद, राइट। तो आप वो परचेज करेंगे जिसमें से आपको कम खर्चा लगता है, प्राइसेस जिसके कम है। तो सेकेंड रीजन इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये उल्टा भी वर्क करेगा, अगर प्राइसेस आपके कम हो गए तो आपका प्रोडक्ट चीपर है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये दोनों साथ में वर्क करते हैं एंड क्रिएट व्हाट, लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? सो दिस इज योर डिमांड पोर्शन। व्यू किसका रहेगा, कंज्यूमर का व्यू रहेगा क्लास। नाउ अब इसी के आगे बात करता है वो कि डिमांड इक्वेशन, डिमांड इक्वेशन एंड कर्व, डिमांड कर्व, राइट, वो कैसा दिखेगा। सो अगर मैं इक्वेशन की पहले बात करता हूं क्लास, हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। फर्स्ट थिंग, दैट इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इक्वेशन मैथमेटिकली कैसे दिखेगा, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन नेगेटिव है, कैन आई से इट इज नेगेटिव, ए एंड बी आर कांस्टेंट, राइट। रिलेशन क्या है, नेगेटिव रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट, कर्व की अगर मैं बात करता हूं क्लास, कर्व कैसे दिखेगा इसका, वी हैव प्राइस ऑन वाई एक्सिस, वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस, राइट। सो फॉर एग्जांपल, लाइक मैं आपको यहाँ पे एक फर्स्ट ग्राफ है ये इसलिए बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स में आप कभी भी ग्राफ बनाएंगे क्लास तो आपको एक इनिशियल पॉइंट लेना ही पड़ेगा, राइट। कभी भी, चाहे आप चेंज मेजर करें, चाहे आप इनिशियल कोई ग्राफ बना रहे हैं, एक पॉइंट आपको गिवन लेके चलना पड़ेगा हमेशा, ये मैक्सिमम टाइम्स होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं दिस इज माई P1 एंड दिस इज माई Q1, व्हाट इज माई Q1, क्वांटिटी डिमांडेड। तो दिस ए इज द इनिशियल पॉइंट अभी मार्केट के अंदर। अब चेंज दिखाते हैं, चेंज क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्राइस बढ़ गए, इंक्रीज हुए, so higher the prices, lower will be the quantity demanded. Reason behind, the law of demand works, that is your income effect and the substitution effect simultaneously work, right, and resultant is the Q2 quantity come, right. So अगर मैं इसको लाइट करता हूं, that is coming out to be this point, point B, रीजनिंग भी साथ में चलेगा और ग्राफ भी। नाउ सेकंड केस इज प्राइजेस आपके फॉल कर गए, सिमिलरली प्राइजेस फॉल कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड अब आपकी बढ़ जाएगी, दैट इज Q3, दैट इज पॉइंट C. So if you join all the locus of combinations, you will get a demand curve, right? This is what your demand curve. Now इस डिमांड कर्व ड्रॉ करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए ये है कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन और मीनिंग ऑफ दिस, ये बताता क्या है। तो यू कैन से देयर आर टू थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए डिमांड कर्व के लिए। फर्स्ट, वेरी ऑब्वियस, इट टेल्स यू द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, फर्स्ट। एंड द सेकेंड विच इज इंपॉर्टेंट वन, आगे काफी जगह यूज करेंगे हम, दैट इज हियर इट, डिमांड कर्व टेल्स यू कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू कंज्यूम। मीन्स विलिंगनेस से मेरा मतलब क्या है, मीन्स कंज्यूमर Q2 क्वांटिटी के लिए कितने प्राइजेस पे कर सकता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ही और शी कैन पे दिस P2 प्राइजेस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी Q2, राइट। तो मार्केट में अगर प्राइसेस P2 से लेसर रहेगा तो वो ट्रेड फीजेबल होगा, अदरवाइज नहीं। अगर मार्केट प्राइस लेट सपोज इससे ऊपर PM आता है तो यहां पर आपका ट्रेड टेक प्लेस नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए, राइट। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट कस्टमर के लिए बात करता हूं, ये सेकंड के लिए थी, तो फर्स्ट के लिए बात करता हूं तो उसकी विलिंगनेस कितनी है पे करने की, P1 दिस मच प्राइस, राइट। तो अगर प्राइजेस, मार्केट के प्राइजेस PM यहां पे आते हैं तो इस कस्टमर के लिए फीजिबल नहीं है और इस कस्टमर के लिए वो फीजिबल है। क्लियर? So this is the interpretation of this demand curve. It tells you the consumer's willingness to purchase or consume, right? Clear यहाँ तक? So class, next we have
अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं. सो मेजर आपके 6 पॉइंट्स दे रखे हैं. द इंपॉर्टेंट वन इज सेकेंड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड एंड सिक्स्थ, जो ग्राफिकली थोड़े से इंपॉर्टेंट है. बाकी जर्नल जर्नल आपकी रीजनिंग है वो आपको समझ में अभी आ जाएगी. लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पॉइंट. इट सेज द नंबर एंड द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट. सो पहले गुड्स की कैटेगरी देख लेते हैं. तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स सेज, अभी हमने देखा था पीछे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करी थी. ऑल्टरनेटिव गुड्स, अगर गुड ए एंड बी, ए यूज नहीं किया तो बी यूज कर लिया, बी यूज नहीं हुआ तो सी यूज कर लिया. दैट इज माई व्हाट, वेरी ऑब्वियस सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब वो कहता है अदर फैक्टर्स, यानी कि अदर फैक्टर्स के अंदर मैं लेट सपोज मैं बात कर लेता हूं, मैं गुड एक्स में इंटरेस्टेड हूं. ठीक है, गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड की मुझे बात करनी है, बट उसके प्राइजेस को चेंज नहीं करना. प्राइजेस ऑफ गुड एक्स चेंज नहीं होंगे. फर्स्ट थिंग, राइट. किसकी बात हो रही है, अदर कोई और गुड्स. लाइक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, गुड वाई की बात कर रहा हूं मैं. तो उसके प्राइजेस कैसे अफेक्ट करेंगे गुड एक्स की डिमांड को, दिस इज द क्वेश्चन. तो टेक एग्जांपल लाइक टी एंड कॉफी, राइट. सो मैं टी की मार्केट में हूं और कॉफी की प्राइजेस में चेंज होगा तो वो कैसे टी की मार्केट को चेंज कर सकता है, इसकी बात हो रही है. ग्राफ बनाइए. सो दिस इज माई प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज माई डिमांड कर्व, राइट. अगर टी के प्राइजेस चेंज होते, सपोज प्राइजेस ऑफ टी इंक्रीजेस, देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी इज फॉल. वेरी ऑब्वियस, अभी हमने देखा, इसको हमने क्या बोला, लॉ ऑफ डिमांड. सेम गुड के प्राइस चेंज हो रहे हैं, सेम गुड की क्वांटिटी चेंज हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड. बट यहां पे क्वेश्चन है कि अब नाउ फॉर एग्जांपल सपोज प्राइजेस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, राइट. एंड यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं प्राइजेस ऑफ टी इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हुए, यानी कि वो पी बार टी 10, ये रिजल्ट था आपका. अब होगा क्या, प्राइजेस कॉफी के बढ़ गए हैं, कॉफी बिकम व्हाट, एक्सपेंसिव, एंड टी क्या बनेगा आपका. अगर प्राइजेस इसके बड़े हैं तो कॉफी की डिमांड कम होगी जरूर. रीजन, लॉ ऑफ डिमांड. सेम प्राइजेस, सेम गुड के प्राइजेस चेंज हुए हैं तो क्वांटिटी भी चेंज होगी, लॉ ऑफ डिमांड वर्क. बट यहां का कस्टमर जाएगा कहां, सब्स्टिट्यूट. तभी तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट आया था, राइट. सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहां पे करेगा, वो टी के लिए करेगा. ऑब्वियसली कहां पे गया, टी के लिए किया. एट अ कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ टी द डिमांड फॉर टी इंक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर, ड्यू टू अदर फैक्टर. ये अदर फैक्टर क्या बोल रहा हूं मैं, प्राइजेस ऑफ कॉफी, राइट. सो डिमांड बढ़ गया, यानी कि प्राइजेस इसके कांस्टेंट पे आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी. पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाएंगे आप, क्यू डी डैश, राइट. सो अल्टीमेटली यू विल रियलाइजिंग अ न्यू कर्व, दिस D1 से D2. कैन आई से दैट इज, अगर आपने देखा, एक आपने डिफरेंस देखा हो, तो जब मैंने प्राइजेस का चेंज किया था P1 Q1, प्राइजेस अगर आपके फॉल करते हैं तो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होती है, राइट. P1 Q1, P2 Q2, राइट. दिस इज अ डिमांड कर्व. इट मीन्स आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी आए थे, यहां पे एक पॉइंट है क्लास, व्हेन देर इज अ चेंज इन प्राइस, सो अल्टीमेटली डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रहा था. देर इज ए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, राइट. बट यहां पे क्या हुआ, प्राइजेस कॉफी का चेंज हुआ और उसमें शिफ्टिंग हुआ है क्लास. तो यहां देर इज अ टू थिंग्स, राइट. यहां पे क्या हुआ है, शिफ्टिंग. और शिफ्टिंग भी कौन सा है, राइटवर्ड, rightward shift. And rightward shift indicates increase in demand. वो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा
दिस इज नोन एज व्हाट, इंक्रीज इन डिमांड। जब शिफ्टिंग से डिमांड बढ़ता है तो उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और शिफ्ट होगा किस रीजन से? सिर्फ अदर फैक्टर से, प्राइजेस से शिफ्ट नहीं होगा क्लास। क्लियर? प्राइजेस से क्या होगा? अगर यहां पे आपके Q1 से Q2 है, दिस इज सेट टू बी दी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और इसको बोलते क्या है लैंग्वेज में? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये बच्चे पॉइंट हमेशा भूलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और इसे इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर? सो एक रूल ऑफ थंब कह सकते हो आप कि जब कभी भी प्राइस से चेंज होगा तो वहां पे मूवमेंट होगा, अदर फैक्टर से चेंज होगा, सो यू विल एक्सपीरियंसिंग शिफ्टिंग इन द कर्व्स। शिफ्टिंग इन द कर्व्स। अब वो शिफ्टिंग राइट वर्ड भी हो सकता है और लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। क्लियर है? राइट वर्ड इंडिकेट्स व्हाट? इंक्रीज इन द डिमांड एंड लेफ्ट वर्ड इंडिकेट्स डिक्रीज इन द डिमांड। क्लियर? चलिए नाउ क्लास थर्ड पॉइंट, इट सेज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Now what is complementary goods? The two goods जो आप एक साथ यूज करते हो क्लास, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। फॉर द टाइमिंग assume there is no CNG and LPG, राइट? कार एंड पेट्रोल अलग अलग आप यूज नहीं कर सकते। शू एंड लेजेस अलग अलग आप यूज नहीं करते जनरली। दिस इज व्हाट? द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉर ईच अदर। सो अब मैं इंटरेस्टेड हूं कार की मार्केट में और पेट्रोल का मुझे इफेक्ट देखना है कि इफ देयर इज एनी चेंज इन द पेट्रोल मार्केट तो वो कार को कैसे अफेक्ट करेगी। बट हाँ, अगेन आई एम रिवाइजिंग वन पॉइंट, अगर प्राइस ऑफ कार इंक्रीज करेगा देन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार डिक्रीजेस। रीजन? लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स। बट अदर फैक्टर की कैटेगरी कब आएगी? जब पेट्रोल की मार्केट चेंज होगी और कार की मार्केट को अफेक्ट करेगी, उसको मैं अदर फैक्टर बोल रहा हूं। तो टेकिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पेट्रोल में प्राइजेस बढ़ गए, राइट? अल्टीमेटली होगा क्या? पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से दिस इज नाउ एक्सपेंसिव। क्या एक्सपेंसिव होगा? कार को यूज करना एक्सपेंसिव है, राइट? तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने पे पेट्रोल की डिमांड कम होगी। रीजन? लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स, राइट? बट पेट्रोल अगर कम यू कंजम्पशन होगी तो वो डायरेक्ट किसको अफेक्ट करेगा? कार मार्केट को। सो दिस इज कार मार्केट। ग्राफिकली बनाइए। आप ये बोल सकते हैं एट अ कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ कार क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार फॉल। रीजन? बिना पेट्रोल के कार चलेगा नहीं आपका, और कार पेट्रोल को कंज्यूम करना आज के डेट में क्या है? एक्सपेंसिव। सो अल्टीमेटली कार को ऑपरेट करना आज की डेट में एक्सपेंसिव है, तो वो कार की डिमांड कम कर देगा, मे बी पोस्टपोन कर दे या फिर स्विच कर दे किसी और ट्रांसपोर्ट पे। सो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं इसका क्लास कैसे बनेगा? दिस इज QD फॉर कार, दिस इज प्राइजेस फॉर कार। ये मेरा इनिशियल एक डिमांड कर्व है D1, एक कॉम्बिनेशन है प्राइजेस C एंड क्वांटिटी डिमांडेड एट पॉइंट A, राइट? अब इफेक्ट क्या आया? डिमांड कम हो गया। कम हो गया एट अ कांस्टेंट प्राइसेस, डिमांड इज फॉलिंग 10, राइट? 1 to 2. So you will getting a new point that is new demand curve D2. Now इससे पहले केस में वो इंक्रीज हुआ था और अब ये डिक्रीज हुआ है। तो दिस इज सेट टू बी व्हाट? माय दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल leftward shift and this is said to be decrease in demand. Decrease in demand. डिमांड फॉर कार पूरा लिख लीजिए, डिमांड फॉर कार, ठीक है? और अगर प्राइसेस से डिमांड कम होती उसे क्या बोलते? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
तो ये टर्म में बड़ा कंफ्यूज करता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज। 10 ईयर में, आपके 10 ईयर में इतने क्वेश्चंस हैं क्वांटिटी डिमांडेड और इस डिमांड के सिर्फ वर्ड्स पे, वो क्वेश्चन के आंसर डिफर आते हैं हमेशा, राइट। चलिए, नाउ फोर्थ पॉइंट सेज कंज्यूमर इनकम इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक्चुअली ये चार हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ एग्जाम में पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स। नाउ व्हाट इज कंज्यूमर इनकम क्लास? इट सेज, अभी तक जब डेफिनेशन देखी थी हमने लॉ ऑफ डिमांड की, we said the certain variables, that is other things being equal, when the prices of any particular goods and services increases, quantity demanded will fall और vice versa. But इनकम हमने अभी तक कंसिडर नहीं किया था, उसको चेंज नहीं किया था। अदर फैक्टर में इसलिए है, अब इनकम को भी चेंज करेंगे। लेट सपोज मोबाइल मार्केट की ही बात है, केस लेते हैं, आपके ग्राफ इस तरीके से है। At a constant income, let's suppose Y1, at a prices of P1, consumer is demanding Q1 quantity. This is QD, this is price, right? Change measure करते हैं, plus let income increases from Y1 to Y2. That is Y2 is greater than Y1, right? But before we start this, यहाँ पे दो चीजें हैं क्लास। फर्स्ट इज नॉर्मल गुड एंड सेकंड इज इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड, अब ये इनकम इफेक्ट के लिए दो पहले गुड्स के टाइप समझ लीजिए क्या है। इंफीरियर, पहले इंफीरियर समझते हैं। नॉर्मल तो नॉर्मल ही है। इंफीरियर इज समथिंग लाइक नॉर्मल में बोलता हूं, ऑन अ डेली बेसिस आई कंज्यूम, एक राइस कैटेगरी है, लेट्स से ₹80 पर केजी, लाइक बासमती राइस फॉर एग्जांपल से। बट इंफीरियर राइस क्या होगा? इंफीरियर राइस मे बी फॉर मी इट इज व्हाट, जो गवर्नमेंट राशन शॉप पे मिलता है। आप बोलेंगे क्यों सर? अब इसके प्राइस क्या होता है क्लास? इस प्राइस पर केजी इज ₹2 और ₹3 पर केजी, यू कैन से, राइट। आप बोलेंगे सर इंफीरियर क्यों है? क्वालिटी थोड़ी सी डिफर करती है इसकी, और थोड़ी नहीं, ज्यादा डिफर करती है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी पर्सन इट इज मेरे लिए नॉर्मल क्या है, 80 पर केजी वाला राइस, और इंफीरियर क्या है, ₹2 वाला, राइट। बट मे बी लेट सपोज मिस्टर, लाइक फॉर एग्जाम्पल अंबानी, उनके लिए ये नॉर्मल, जो मेरे लिए नॉर्मल है, उनके लिए ये इंफीरियर हो सकता है, और वो मे बी 500 पर केजी वाला कंज्यूम करते हो। सो द डेफिनेशन ऑफ इंफीरियर, नॉर्मल गुड्स, लग्जूरियस गुड्स, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है क्लास, सेम नहीं है किसी के लिए भी, राइट। सो अगर आपके लिए नॉर्मल के लिए केस आता है, मैं अभी नॉर्मल के केस के हिसाब से बना रहा हूं, और इंफीरियर के लिए अलग है। अब इसी के अंदर एक पॉइंट ऐड करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इस सिचुएशन में हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इंफीरियर कंज्यूम करता हूं, ठीक है ना, ड्यू टू एनी फाइनेंशियल क्राइसिस मैं इंफीरियर पे हूं अभी, और रातों रात मेरी लॉटरी लग गई या अच्छी नौकरी लग गई, देन मैं इंफीरियर से नॉर्मल पे मूव करूंगा ऑब्वियसली। व्हाई आई वुड कंज्यूम दिस ₹2 पर केजी, नाउ आई स्विच टू व्हाट, ₹80 और ₹90 और 100 पर केजी। वेरी ऑब्वियस ह्यूमन नेचर, राइट। तो यही है कि अगर यहाँ पे रिलेशन देखते हैं हम दोनों का इनकम के रिस्पेक्ट में, तो इस नॉर्मल के केस में व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस, देन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दिस नॉर्मल गुड also increase, right? But inferior अगर आप कंज्यूम कर रहे हो right now, then इनकम के इंक्रीज होने पे what would be the result? Quantity demanded for inferior fall. इन फॉल करके जाओगे कहां पे? नॉर्मल पे मूव करोगे। Got the logic? So this is the reasoning behind. तो इसको थोड़ा ग्राफ पे लेके आते हैं। So plus here is my quantity demanded for this mobile phone, assuming this mobile phone is the normal good for the time being. So this is the mobile phone and here is my price. So let's suppose initial point is demand curve पे
P1 and QT. Point A. At the constant price level, for example, if my income increases, so quantity demanded for the normal good also increases. Rupees 80 per kg wala case. Then at a constant prices, the demand is also increasing from 1 to 2, and we get a new point B, right? So this is what my new demand curve, D1 से D2. Can I say? Then it is nothing but a rightward shift. This is result क्या निकला मेरा? This is a rightward shift, right? Which indicates what? Which indicates increase in demand only, not increase in quantity demanded. दोनों में डिफरेंस है, राइट? सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मोबाइल फोन को इंफीरियर अज्यूम करता हूं, राइट? इसी के अंदर एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, अज्यूम द मोबाइल फोन इज इंफीरियर, देन तब क्या रिजल्ट आएगा क्लास? एट अ इंक्रीज इन इनकम, न्यू इनकम जो आपकी इंक्रीज होके आई है, उस पर क्वांटिटी डिमांडेड इंफीरियर की कम हो जाएगी और आप नॉर्मल पे स्विच कर जाएंगे. दिस इज व्हाट केस क्या बनेगा अब? क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. अगेन इनिशियल पॉइंट आपको लेना पड़ेगा D1, P1 प्राइसेस, इस पे क्वांटिटी डिमांडेड आपका QD1, राइट? When income increases, quantity demanded for inferior fall. That is, you are getting this much. That is point A to point B. So this is your new demand curve D2 from D1 से D2. It is nothing but what? Leftward shift. Leftward shift, indicating decrease in demand. Can I say? So थ्योरी साथ साथ आपको पता होनी चाहिए क्लास, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू ड्रॉ दिस ग्राफ. ठीक है ना? सो फंडामेंटल क्लियर रखना अपना, इनकम, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड वो, राइट क्लास? नेक्स्ट वी हैव द सिक्स्थ पॉइंट. अभी दिस फिफ्थ और फर्स्ट मुझे बताना है. वी हैव जस्ट डिस्कस व्हाट? Substitute, complementary, and this consumer income, right? So next come the expectation of future price changes. Now whenever I say the future price change की expectation अगर मैं देख रहा हूं, तो it is known as what? Speculation. क्या कहते हैं इसको? स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेट करना, प्रिडिक्शंस करना फ्यूचर के लिए, राइट? सो लेट्स सपोज, अब यहां पे फंडा ये है कि फ्यूचर वेरिएबल अगर मैं कोई अज्यूम करता हूं कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो करंट डिमांड पे क्या इफेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल इफ आई से कि मिड 12 टाइम पे आपके पेट्रोल प्राइसेस हाइक होंगे, बढ़ रहे हैं. सो करंट डिमांड क्या होगी आपकी? लेट्स सपोज अभी चल रहा है 8 AM और रात को 12 बजे से आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं. सो करंट डिमांड विल ऑब्वियसली इंक्रीज. इफ आई स्पेक्यूलेट की प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो करंट डिमांड में बढ़ा दूंगा. रीजन भी, फ्यूचर में क्या होगा? एक्सपेंसिव मिलेगा. कल से एक पेट्रोल एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो आज अपनी डिमांड बढ़ा दो, राइट? एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. स्पेक्यूलेट करूंगा, अगर ये डिमांड कम हो, प्राइसेस कम होंगे, तो करंट डिमांड मेरी क्या होगी? कम. रीजन, कंपैरेटिवली आज वो एक्सपेंसिव है, कल वो और चीपर हो जाएगा, राइट? सो सेम ग्राफ आपका बनेगा. ग्राफ सबके सेम है, सिर्फ लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको, और इनके ग्राफ कभी आएंगे भी नहीं. मेजर आपका यही था, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री और कंज्यूमर इनकम, राइट? क्या कहता है? डिमांड, दिस इज द इनिशियल पॉइंट P and Q, अगेन एट पॉइंट A, इनिशियल पोजिशन. इफ आई स्पेक्यूलेट दिस पोर्शन, प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेंगे तो करंट डिमांड इंक्रीज होगी,
करंट डिमांड इंक्रीज होगी, इट मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट. वाई शिफ्ट? बिकॉज इट इज अ अदर फैक्टर चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर, point A to point B, right? Said to be what? Rightward shift, right? Similarly, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट टेस्ट देखता हूं, दिस इज रिलेटेड विद द प्रेफरेंस कि आप कस्टमर की या कंज्यूमर की प्रेफरेंस को कैसे अफेक्ट करते हो. ये टेस्ट गुड्स एंड सर्विसेज का या स्पाइसेस वाला टेस्ट नहीं है क्लास. टेस्ट का मतलब है कंज्यूमर की प्रेफरेंस. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि एक लोकेशन में अज्यूम इट कि वी हैव ABC रेस्टोरेंट, राइट? एंड अगर एक न्यू रेस्टोरेंट वहां पे ओपन होता है D, तो वो कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है? सिर्फ प्राइसेस को अब फर्दर टाइमिंग अगर हम इग्नोर करते हैं तो आज के डेट में. सो अदर फैसिलिटीज या अदर उनको प्रेफरेंसेस डेवलप करने के लिए मे बी वाईफाई फैसिलिटी, राइट? मे बी ऑफर्स, प्राइसेस को डायरेक्ट ना चेंज करके ऑफर्स एंड एक्सेट्रा. देयर आर एन नंबर ऑफ मार्केट स्ट्रेटजी जो वो यूज कर सकता है और कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज कर सकता है. हो सकता है कि सेम प्राइसेस पे क्वांटिटी ज्यादा ऑफर करे, ऑफर बाय वन गेट वन वाला स्टफ, राइट? ना लास्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ना वो कहते हैं, पहले मैं इसका आपको कंक्लूजन बता देता हूं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. नाउ इट सेज अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपका इक्वल है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन? इनकम का. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अगर है इकोनॉमी के अंदर, तो कंपैरेटिवली डिमांड ज्यादा होती है, राइट? एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होगा तो वहां पे कंपैरेटिवली आपकी डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की कम होगी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? लाइक अज्यूम करते हैं इसको समझने के लिए, वी हैव 100 पीपल इन द इकोनॉमी, राइट? सो अनइक्वल के लिए अज्यूम इट कि 100 पीपल में सिर्फ यहां पे अज्यूम कि 5 ऐसे हैं कि जिनके पास अच्छी वेल्थ है. लाइक मैंने आपको पहले भी बताया है, जितनी भी कंज्यूमर की इनकम होती है या तो वो कंज्यूम करता है या फिर वो सेव करता है, ठीक है? तो इसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छी इनकम है, जो वो कंज्यूम भी करते हैं और सेव भी करते हैं. एंड 95% यहाँ पे ऐसे हैं जो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? सो अगर यानी कि ज्यादा वेल्थ किसके पास है इस केस में? फॉर द टाइमिंग ओनली 5. तो अब आप खुद अज्यूम करिए कि वो कंज्यूम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? जिस भी रेशियो में करेंगे, मार्केट में एन नंबर ऑफ गुड्स हैं, एन नंबर ऑफ सर्विसेज हैं. बट दूसरा केस, अगर मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, सेम 100 पीपल बट सबके पास अब वेल्थ इनकम इक्वली है, तो जिस सबके पास इनकम सफिशिएंट है तो सब डिमांड करेंगे मार्केट में. तो आप रिलेटिवली बताइए कि इस सिचुएशन में डिमांड ज्यादा होगा या इस सिचुएशन में? यहां से सिर्फ कंपैरेटिवली 5 लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, 5 पीपल, और यहां पे कंपैरेटिवली 100 पीपल डिमांड करेंगे, ठीक है? तो अगर मैं वॉल्यूम देखूं, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कहां पे ज्यादा हाइक होगी? जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा? So obviously, when we have equal distribution of income and wealth in the economy, in the society, then comparatively we have what? Higher demand of goods and services, right? So बड़े obvious से point है, point first, point fifth, right? और बाकी आपको मैं बता ही चुका हूं. So this is your demand portion. Similarly, next we have the supply portion. After completing demand and supply, we have equilibrium in the market. जिसमें हम डिमांड और सप्लाई दोनों की बात करते हैं. क्लियर है? चलिए, सो लेट्स चेक 2 क्वेश्चंस ऑन दिस. फर्स्ट इज, इफ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, वी हैव गुड एक्स and good y. If the prices of good X falls and causes the demand curve of Y shift rightward. So demand
इट राइटवर्ड शिफ्ट मीन्स व्हाट, डिमांड इंक्रीज हुआ है। शिफ्ट का मतलब अदर फैक्टर्स है ऑब्वियसली। सो कौन से गुड्स हैं एक्स एंड वाई, वी हैव टू टेल। सो बना लीजिए आप, ऐसे कौन से गुड है कि इसके प्राइसेस कम होने से इसकी डिमांड बढ़ेगी। इफ यू रिमेंबर एग्जांपल दिया था मैंने आपको, इट इज पेट्रोल एंड कार। अगर इसके प्राइसेस कम होते हैं तो दिस बिकम व्हाट, चीपर। और ये चीपर होगा तो लोग ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेंगे, और किस पर्पस के लिए करेंगे, ऑब्वियसली कार के लिए। सो वी हैव डिमांड फॉर कार इंक्रीज, और वो इंक्रीज करेगी तो उसका कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, D1 से D2। राइट, किसका कर्व है ये, कार की, क्वांटिटी ऑफ कार एंड प्राइस ऑफ कार। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ द गुड एक्स इज एन इंफीरियर। अब गुड एक्स आपका इंफीरियर गुड है क्लास, राइट। An increase in the income, as I told you, if income increase, so what is your reaction on this? The demand for inferior will obviously fall. Reason being, you'll switch to what, normal one. So graph बनाएंगे इसका, D1, this is price quantity at a constant price P. If my income increases, then inferior की डिमांड आप क्या कर देंगे, कम, Q1 से Q2. This is new demand, right? So do these type of question from your study material. So वो आपके फाउंडेशन तैयार करने में काफी हेल्पफुल होगा, स्पेशली फॉर दोज हु बिलोंग्स फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम, राइट। कॉमर्स वालों को इतना अच्छे से आता है मुझे लगता है, राइट। चलिए।